तो कल पाकिस्तान को खबरदार हो जाना पड़ेगा। आपको बता दें कल क्योंकि न्यूयॉर्क से भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र के मंच से बोलेंगी, जिसे खासतौर से पाकिस्तान कान खोलकर सुनेगा। आज हम आपको बताएंगे कि यूएन में इंडिया का ऑपरेशन पाकिस्तान वाला एक्शन प्लान क्या है। इस एक्शन प्लान के बड़े संकेत कल केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण में मिल चुके हैं, जो भाषण पाकिस्तान को बहुत चुभ रहा है। यूएन में सुषमा स्वराज के बोलने से पहले पीएम मोदी ने भारत का एजेंडा तय कर दिया। So don't go by momentary military victory. Stalingrad was overwhelmed. Leningrad had 1,000 days of being besieged. People who want to be free, who want to maintain their personality, they'll fight. We will fight. We'll fight for 1,000 years if it comes to that. पड़ोस के देश के नेता, उनके हुक्मरान कहा करते थे 1000 साल लड़ेंगे, काल के भीतर कहां खो गए कहीं नजर नहीं आते। और आज के हुक्मरान आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ करके कश्मीर के गीत गा रहे हैं। ये सोच की लड़ाई है जिसमें 1000 साल तक जंग की बात करने वाला पाकिस्तान बर्बाद खड़ा है, और दूसरी तरफ हर बर्बाद सोच से लड़ने वाला भारत आज वर्ल्ड लीडर के तौर पर खुद को पेश कर रहा है। यही फर्क है पाकिस्तान और भारत के बीच का। यही फर्क है उस सोच का जो दुनिया के मंच पर भारत की आवाज बनकर गूंजने वाली है। हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। आओ लड़ाई लड़े, पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े, पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि दुनिया के सामने भारत का एजेंडा क्या है। बुद्ध की धरती युद्ध चाहती है, लेकिन गरीबी से, अशिक्षा से, बेरोजगारी से, उस सोच से जिसमें 1000 साल तक युद्ध की बातें करने वाले खुद बर्बाद हो गए। आज हर तीसरे पाकिस्तानी की जिंदगी गरीबी रेखा से नीचे है। 20 करोड़ में 6 करोड़ पाकिस्तानी महीने में 3000 रुपए से कम कमा पाते हैं। पाकिस्तान के 5 साल से कम आयु के 44% बच्चे अविकसित हैं। 188 देशों में पाकिस्तान मानव विकास के मामले में 149वें नंबर पर है। नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान दूसरा बड़ा देश है जहां सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। अगर पाकिस्तान आतंक के लीडर की तरफ बात करता है तो भारत उसका जवाब देगा, लेकिन ये जवाब आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान के स्तर पर गिरकर नहीं, बल्कि एक बड़े और सुपर पावर बनने की सोच रखने वाले देश की तरह होगा, जिसका एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केरल की रैली में साफ कर दिया। हमारे देश का भविष्य शांति, एकता, सद्भावना से जुड़ा हुआ है। देश का जवान तब जीतता है जब हम कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े रहते हैं, एक स्वर से बोलते हैं, एक ही संकल्प को लेकर के चलते हैं। आज 125 करोड़ देशवासी उस देशभक्ति के ज्वार से भरे हुए हैं। आज 125 करोड़ देशवासी भारत की आन बान शान के लिए हर कीमत देने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं भारत के उज्जवल भविष्य को देख रहा हूं, भारत में सुख चैन की जिंदगी देख रहा हूं। भारत यही सोच लेकर दुनिया के सामने जाएगा। यह खुद ब खुद पाकिस्तान को उसकी असली जगह याद दिला देगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान का भी इलाज होगा, लेकिन भारत बात करेगा एक वर्ल्ड लीडर की तरह। दुनिया के सामने भारत का एजेंडा बिल्कुल साफ है।
खुद को वर्ल्ड लीडर दिखाना, पाकिस्तान को ज्यादा भाव न देना और आतंकी फैक्ट्री को अलग थलग कर उसी की आतंक की फैक्ट्री में बंद कर देना। यही भारत का ऑपरेशन पाकिस्तान है, जिसे केरल से पीएम मोदी ने दिशा दिखा दी है। जो आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं। कोझिकोड में बीजेपी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात साफ कर दी कि भारत अब आतंकवाद के मुद्दे पर चुप नहीं बैठने वाला है और पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में ही जवाब देगा। मतलब साफ है कि कल यूएन में सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर एक्सपोज करेंगी। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, कोझिकोड, आज तक। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कुछ देश अपने निजी स्वार्थ के चलते पाकिस्तान की जो आतंक की जमीन है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि वो पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर देंगे, लेकिन जंग की बात पर प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी और अशिक्षा से जंग की बात की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उरी में शहीद जवानों का बदला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें पाकिस्तान के पल्ले नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने पाकिस्तान की उस सोच पर हमला किया है जिसने पिछले 70 वर्ष से दक्षिण एशिया में खून खराबा मचा रखा है। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर करना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। क्योंकि पीएम मोदी की एक एक बात पाकिस्तान को बहुत चुभ रही है। बोलो भारत माता के। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण? पीएम मोदी की बैटिंग से पाकिस्तान अपनी लाइन लेंथ भूल गया। कहां वो युद्ध की तैयारी में जुटा था, कहां पीएम मोदी ने पाकिस्तान के अरमानों को तोड़ने वाली बात भी कह दी और जगह भी छोड़ दी कि 1000 साल तक जंग लड़ने की बातें करने वाले पाकिस्तान के अरमान पूरे भी हो सकते हैं। हैरान वो इसलिए है कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध की बात की। परेशान वो इसलिए है कि पीएम मोदी ने उड़ी हमले में शहीद जवानों के बलिदान बेकार न जाने की कसम खाई है। पाकिस्तान चारों तरफ से फंसा है। आज तक ब्यूरो। तो पाकिस्तान मीडिया यह सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खामोश क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नवाज शरीफ की चाबी जिनके हाथ में है, पाकिस्तान के आर्मी जनरल राहिल शरीफ, वो खामोश हैं अभी? न्यूयॉर्क में कल शाम 7 बजे से रात 9 बजे के बीच किसी भी वक्त भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र के मंच से बोलेंगी। सुषमा स्वराज आज न्यूयॉर्क पहुंच चुकी हैं। कल केरल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही उससे यह साफ है कि दुनिया के मंच पर भारत पाकिस्तान की छोटी सोच के फेर में नहीं पड़ेगा। भारत अपनी वर्ल्ड लीडर वाली सोच के साथ आगे बढ़ेगा। इसमें आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान की इंटरनेशनल कूटनीति सिर्फ एक हिस्सा ही होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 71वीं बैठक में भारत के भाषण पर पूरी दुनिया की नजर है। सुषमा स्वराज के भाषण से पहले आज तक ने भारत के विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर से खास बातचीत की, जिन्होंने भारत का यूएन वाला एजेंडा साफ कर दिया। संयुक्त राष्ट्र का मंच जितना बड़ा होता है उससे केवल एक मुद्दा क्या सिर्फ पाकिस्तान की वजह से उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, यह बड़ा सवाल यहां पर बन गया है। और इसीलिए लगता है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ हो रहे हैं, उस कूटनीति में भारत सफल है भी। जी, मुझे लग रहा है कि जो हमें निर्देश मिला था दिल्ली से कि हम अपनी बात जो है और अपना विजन जो है, प्रधानमंत्री हमारे सरकार का जो विजन है, जिस विजन में हमारे देश की तरक्की, हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण जगह लाती है, और ये भी समझाना कि आज अगर कहीं भी, और ख़ासतौर हमारे यहाँ, अगर हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, हमारी जो इकोनॉमिक क्षमता है, उसका कोई एक दुश्मन है तो वो दुश्मन टेररिज्म है।
और वो टेररिज्म कहाँ से आ रहा है? वो टेररिज्म बहुत साफ है कि सिर्फ एक मुल्क से आ रहा है, उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है, और उसके खिलाफ हम जो है अपना मोर्चा कायम रखेंगे। उनको जहाँ पे ज़मीन पे अगर गोली चल रही है तो उसका जवाब देंगे, लेकिन दुनिया भर में हम अपनी आवाज़ भी उठाएंगे, और वो हम कर रहे हैं। और आप तो खुद यहाँ पर खबर कर रही हैं, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि जितने भी लोग इंटरवीन किए, अब तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरवेंशन चल रहा है। आपने ये देखा होगा कि किसी ने भी पाकिस्तान का जो नज़रिया था उसके समर्थन नहीं किया, और हम जो टेररिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं उसका सब समर्थन कर रहे हैं। और शायद यही डिफरेंस एक स्पष्ट तौर पर देने के लिए, एक तरफ ऐसा देश है जो अपने हाईवेज को F-16 के प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाँ युद्ध लड़ो ना, क्यों नहीं लड़ो, लेकिन विकास का युद्ध लड़ो। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जी ने जो एक इंस्पिरेशनल मैसेज दिया है, भाषण दिया है, वो उससे उनकी सोच में क्या है ये तो जाहिर हो ही रहा है। लेकिन एक और बात ज़रूर है जो वो खुद कहते हैं, और मैं दोहरा दूं कि जो सरकारें अपने गरीब के लिए कुछ नहीं कर सकती हैं, वो गरीब को गुमराह करती हैं। और दुश्मनी का जो एक हिस्टीरिया होता है ना, इसको उठा के अपने ही लोगों को गुमराह करना, हम नहीं समझते हैं कि इनसे ना सरकार का फ़ायदा होगा, गरीब का तो होगा ही नहीं। तो हमारा मुद्दा, हमारा नज़रिया बड़ा होने वाला है, यहाँ पर एक केंद्रित नहीं रहने वाला है किसी छोटी चीज़। बड़ा होने वाला नहीं है, बड़ा है। और हम सस्टेनेबल गोल्स पे बात करते हैं, हम रेफ्यूजी क्राइसिस जो दुनिया में उस पर बात करते हैं, और दुनिया को दिखाते हैं कि चलिए हम मिलजुल के बिरादरी के साथ एक दूसरे की सहायता करें, क्योंकि दुनिया में जो जंग वाकई है जिसके खिलाफ लड़ना है वो गरीबी के खिलाफ लड़ना है, और अपनी ज़िंदगी में इसे ख़त्म करना है। मैंने एक बार कहा था कि अब गरीब के सामने आप स्टैटिस्टिक्स मत दिखाइए, स्टैटिस्टिक्स से पेट नहीं भरता है। हाँ, आप गरीब के घर में चूल्हा गैस का दीजिए तो उसकी ज़िंदगी बचती है। आप गरीब को मुद्रा का लोन दीजिए तो उसकी आंखों में एक रोशनी आ जाती है। आप गरीब को LNT बल्ब दीजिए तो जो बच्चा है, जो घर में बिजली हो सकती है लेकिन बिजली इतनी नहीं थी कि वो किताब पढ़ सकता था, वो आज किताब पढ़ने लगेगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र में भारत के भाषण से पहले एक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते पर सोमवार को बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि पीएम इस मीटिंग में सिंधु जल समझौते के नफा नुकसान पर चर्चा करेंगे। इस मीटिंग पर भी हमारी नजर होगी, क्योंकि सिंधु जल समझौते को रद्द करके पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार बनाने की बात पहले से ही की जा रही है। हम आपको सिंधु नदी जल समझौते के बारे में भी बताते हैं। 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। दुनिया में पानी के बंटवारे पर ऐसा समझौता कहीं नहीं हुआ जहां नदियों की ऊपरी धारा वाला देश यानी भारत नदियों की निचली धारा वाले देश यानी पाकिस्तान के लिए अपने हितों को बलिदान कर दे। इस समझौते के मुताबिक 6 नदियों में सिंधु, चेनाब, झेलम के पानी में पाकिस्तान को 80.52% और भारत को 19.48% पानी हर वर्ष मिलना तय हुआ। भारत से पाकिस्तान की तरफ जाने वाली खासतौर पर 3 नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम से पाकिस्तान की 2,60,000 एकड़ खेती की जमीन और आधे से ज्यादा पाकिस्तान की प्याज बुझती है। पाकिस्तान के पंजाब इलाके से लेकर उसकी पूरी खेती बारिश से ज्यादा सिंधु और चेनाब, झेलम के पानी पर आधारित नहरों पर ही निर्भर है। अगर ये पानी उसे नहीं मिले तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि समझौते के मुताबिक भारत सिंधु, चेनाब और झेलम पर बांध और पावर प्लांट नहीं बना सकता। अगर भारत को इन नदियों पर कोई परियोजना बनानी है तो उसे रन ऑफ रिवर प्लांट बनाने होंगे, यानी उनसे पानी का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। 2002 में जम्मू कश्मीर विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके सिंधु जल संधि को खारिज करने की मांग की थी, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर को पर्याप्त पानी और बिजली नहीं मिल पाती है। एक अनुमान के मुताबिक सिंधु जल समझौते से सिर्फ जम्मू कश्मीर को हर वर्ष 64,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसके बावजूद भारत ने हमेशा बड़प्पन दिखाया, कभी सिंधु नदी जल समझौते को खारिज नहीं किया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आतंक की सप्लाई करे और भारत उसको पानी की सप्लाई करे।
हैरानी इस बात की है कि हम तो उन्हें पानी दे रहे हैं और आतंक के नाम पर उनकी आंखों में शर्म का पानी भी नहीं। खबरदार में अब हम कश्मीर के वो सच को आपके सामने लेके आएंगे जो हर बार पत्थरों के नीचे दबा दिया जाता है। जरा ध्यान से देखें। हम कश्मीर के उन बच्चों से आपको मिलवाएंगे जिनके हाथ में पत्थर नहीं है, जिनके सपनों में पायलट और इंजीनियर बनने के ख्वाब हैं। हमारी सहयोगी पद्मजा जोशी ने जम्मू कश्मीर के उस उरी से रिपोर्ट भेजी है जहां पर आतंकी हमला हुआ था। यह कश्मीर में पत्थरों के बीच फूल खिला देने वाली रिपोर्ट। ये उरी का आर्मी गुडविल स्कूल है, सेना के सद्भावना मिशन का एक हिस्सा। ऐसे 30 स्कूल पूरे कश्मीर में चल रहे हैं जहां कल के भारत का भविष्य निर्मित हो रहा है। ये कश्मीर का वो सच है जो सिर्फ आज तक आपको दिखा रहा है। सेना पर कश्मीरी नौजवानों की पत्थरबाजी तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन आज तक पर कश्मीर के बच्चों को सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गाते देख आप गदगद हुए बिना नहीं रह पाएंगे। बनियार के इस गुडविल स्कूल को आप देशभक्ति का गुरुकुल भी कह सकते हैं। इस गुरुकुल में कोई इंजीनियर बनकर देश सेवा करना चाहता है तो कोई फौजी बनकर सरहद की सुरक्षा करने का इरादा रखता है। मैम आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ मैम। अभी तो जैसे आपके कौन से क्लास में हो आप? मैम 10th क्लास में। तो 10th क्लास में आपके जैसे जो यंग लड़के हैं यहाँ पे, वो तो आर्मी को बहुत खास कुछ पसंद नहीं करते। आप आर्मी में जाना चाहते हैं? मैम उनको माहौल, मैम हमें ऐसी मैम शिक्षा मिली है, पढ़ाई मिली है, तो इसलिए हम आर्मी में जाना चाहते हैं मैम। आर्मी बहुत अच्छी लगती है मैम। इस गुरुकुल के शिष्यों का आदर्श गिलानी, मीरवाइज या यासीन मलिक जैसा अलगाववादी नेता नहीं, ना ही इनकी सहानुभूत बुरहान वानी जैसे आतंकियों के पोस्टर बॉय से। इनके आदर्श तो कलाम सर हैं, जिनसे इन्होंने देशभक्ति सीखी। आर्मी की वजह से मैं एक बड़े फिलोसफर जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद है, उससे मिला था श्रीनगर में, और तब से मेरी चाह थी कि मैं एक पायलट बनूं। पायलट क्यों बनना चाहते हैं? पायलट क्योंकि बचपन से मैं चिड़ियों को देखता था उड़ते हुए, और मैं भी चाहता था इन्हीं की तरह मैं भी उड़ूं। सेना के इस गुरुकुल में लड़के और लड़कियों की तादाद एक जैसी होती है। इस गुरुकुल में आपको कश्मीर की बेटियों के जज्बे भी दिख जाएंगे और हो सकता है आपका नजरिया भी बदल जाए। अभी तो हम जो अपनी स्टडीज कर रहे हैं तो टीवी वगैरह तो नहीं देख पाते, तो इसलिए स्टडीज में बिजी हैं। एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो बाहर क्या हो रहा है हमें ज्यादा उसके बारे में खबर नहीं। जब पूरा कश्मीर हिंसा की आग में चल रहा है, उरी में चंद रोज पहले ही आतंकी हमले हुए और जहां आए दिन बंदूकें गरजती हों, उसी उरी के सैन्य गुरुकुल में कल के भारत का भविष्य तैयार हो रहा है। हमारे लिए तो कुछ नहीं, अगर बाहर हो रहा है, लेकिन हमारे लिए हमारी पढ़ाई भी चल रही है, हमारे ट्यूशन भी चल रहे हैं। एक बच्चे के लिए जो जरूरी है वो एक पढ़ाई है। इस मौके पे हमें पढ़ाई मिल रही है, हमें बाहर से नहीं है, हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमारी प्रोटेक्शन मिल गई है बाहर, हमारे टीचर हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए उतना नहीं है। चलो जो बाहर हो रहा है शायद ये सोच गलत हमारी हो जिसकी वजह से हो रहा है, लेकिन हमें वहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अभी अपनी पढ़ाई के साथ, और हमारे लिए पढ़ाई हो रही है, हमें वही अच्छी बात है। ये हमारी सेना का आतंकवाद और अलगाववाद को करारा जवाब भी है। वो बुरहान वानी पैदा कर रहे हैं तो हमारी सेना डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी मैन और कलाम पैदा कर रही है। उनकी फैक्ट्री में आतंकी तैयार हो रहे हैं तो सेना के गुडविल स्कूल में सच्चा हिंदुस्तानी। ये गुडविल स्कूल आज शुरू नहीं हुआ है, ये काफ़ी पहले 2000 के आसपास शुरू हुआ है, और तब से ये एक सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है, और लोकल लोगों का जो है इमेजिनेशन कैप्चर किया है, जो फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड किया है। और ये एकमात्र स्कूल है, जब अनरेस्ट होता है, कुछ भी सिचुएशन होता है, ये चलता रहता है, तो लोग यहाँ पे भेजना पसंद करते हैं। सेना का ये मिशन 2002 से जम्मू कश्मीर में जारी है। कश्मीर के कोने कोने में ऐसे स्कूल सेना चला रही है। जम्मू में 16 और कश्मीर में 14 गुडविल स्कूल हैं। सिर्फ 480 रुपए की मासिक फीस पर इन बच्चों को हर तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सेना का मेक इन इंडिया है, जिसे सलाम करना चाहिए। यहाँ पे
हमें अच्छी तालीम मिलती है एज़ कम्पेयर टू द जो बाहर वाले स्कूल हैं उनसे। आज तो वो स्कूल बंद है लेकिन फिर भी हमारा स्कूल चल रहा है। वी आर वेरी थैंकफुल टू द आर्मी दैट उन्होंने हमें ये मौका दिया, उन्होंने हमारा स्कूल जो है वो चल रहा है इस तरीके से कि इसमें कोई भी रुकावट नहीं आ रही है। हमें आर्मी ने ये बैंड दिया है, इसमें भी हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमने ट्रॉफीज़ जीती हैं इसमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ स्कूल में पढ़ के। मैं यहाँ फ्रॉम लास्ट 10 ईयर से पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे हमारे लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं, हर एक फैसिलिटीज़ है जो एक स्कूल में होनी चाहिए। छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं। कश्मीर के लिए शायद सबसे मुश्किल वक्त है जब आए दिन हो रहे प्रदर्शन और पत्थरबाजी का चेहरा बनते हैं नौजवान और छोटे छोटे बच्चे। इसीलिए इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है तालीम, शिक्षा, ट्रेनिंग, सिर्फ वही एक जरिया जिससे आगे जाकर के कश्मीर के भविष्य को बचाया जा सकता है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ बुनियार में पद्मजा जोशी, आज तक। इस खूबसूरत रिपोर्ट को देखने के बाद इतना जरूर कहेंगे कि ठीक नाम रखा है उन लोगों का, सेपरेटिस्ट। अपने ही कश्मीर से कितना सेपरेट, कितने जुदा, कितने अलग हैं ये लोग। ये है असली कश्मीर। ये भी जम्मू कश्मीर का एक सच है। हमने उरी से जो रिपोर्टिंग दिखाई और जो बातें बताई वो शायद ही आपको कभी देखने और सुनने को मिलती हो, क्योंकि पत्थरों के बीच ऐसी खबरें दब जाती हैं और पत्थर खरीद लिए जाते हैं। अब हम आपको कश्मीर घाटी के बारामूला लेकर चलते हैं, जो पिछले 2.5 महीने से पत्थरबाजी की घटनाओं का एक बड़ा केंद्र रहा। बारामूला में कैसे कश्मीर के नौजवानों को शक्ति देने वाली पहल हो रही है, जरूर देखें। हालात की वजह से वो लोग मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो ड्रग्स यूज करते हैं, इनहेलेंट ड्रग्स भी यूज करता था, इंजेक्टेबल भी यूज करता था। बिल्कुल, ड्रग्स एक तो यहाँ पे लोकली मिल जाते हैं। ये कश्मीर में पत्थरबाजी का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है। कश्मीर के नौजवानों को अलगाववादी मोहरा बनाते हैं, उन्हें सेना पर हमला करने के लिए उकसाते हैं। इससे घाटी का माहौल बिगड़ता है, नौजवानों की तरक्की के रास्ते बंद होते हैं और वो नशे के दलदल में धंसते चले जाते हैं। एक तो यहाँ का सर्कमस्टेंस ऐसा है, जैसे यहाँ पे ज़्यादातर हालात भी ख़राब रहते हैं, प्लस यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, या स्कूल्स में ऐसा माहौल क्रिएट होता है, वहाँ पे भी आजकल लोग स्टूडेंट्स जो है वो ड्रग्स यूज़ करते हैं। मेन इनका रहता है, एक तो मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं, टेंशन रहता है, जिस वजह से वो ड्रग्स में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, और वहाँ का जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट इन पे इफेक्ट करता है, और प्लस जैसे उनके पीयर ग्रुप, पीयर प्रेशर की वजह से वो फिर इसमें इंडल्ज होते हैं ड्रग्स वगैरह में। पूरे कश्मीर की यही हकीकत है। आजादी के नाम पर कश्मीर में जो अशांति फैलाई जा रही है उसके गंभीर शिकार कश्मीर के बच्चे, नौजवान हो रहे हैं। बंद कर्फ्यू, पत्थरबाजी, हमलों के बीच नौजवानों को घर के अंदर बंद रहना पड़ रहा है और वो तेजी से नशे के शिकार हो रहे हैं। पेरेंट्स तो रोक रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है ना कि बच्चा बाहर जाके क्या कर रहा है। हमारा बच्चा जो है वो बाहर की सोसाइटी में है, क्या कर रहा है। वो जब पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है उसके बाद उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये छोड़े, लेकिन वो पूरा इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। कश्मीर की बिगड़ती हालत का भरपूर फायदा नशे के सौदागर उठा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी नशे की लत लगाई जा रही है। 11 साल का बच्चा था, उसे किसी, जब वो कह रहा था, मतलब एक बार उसको जेल ले गए थे, दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो फिर उसको वहाँ पे किसी ने छोटी सी एक टेबलेट दी थी, वो कह रहा था मुझे माँ की याद आ रही है। तो माँ की याद, उसने कहा तुम्हें माँ की याद भूल जाएगा, तू ये टेबलेट ले ले। एंड उसने वो यूज़ की। तो फिर 2 महीने वो रहा, 12 साल का बच्चा, 11-12 साल का, तो फिर वहाँ पे रहा, वो एडिक्ट हुआ। पूरे कश्मीर में नशे का धंधा तेजी से फैलता जा रहा है। खराब माहौल का फायदा उठाकर ड्रग तस्कर तेजी से अपना नेटवर्क फैला रहे हैं और कश्मीर की नई नस्ल को नशेबाज बनाने पर तुले हैं। बिल्कुल, ड्रग्स एक तो यहाँ पे लोकली मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो बाकी ड्रग्स है उसकी खेती भी होती है। ये ड्रग्स वहाँ से आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो ज़्यादातर आजकल जो ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं, दोज आर सिंथेटिक ड्रग्स, जो बाहर से इजीली आ जाते हैं एंड किसी भी मेडिकल शॉप से, केमिस्ट शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाती है।
उरी में हमने आपको कश्मीर का वो सच दिखाया जिसकी अक्सर रिपोर्टिंग नहीं होती। अब हम आपको बारामूला में भारतीय सेना का वो योगदान दिखाते हैं जो वो नई पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए कर रही है। ये सेना का वो यूथ क्लब है जहां एनजीओ की मदद से 300 नौजवानों को नशे के चंगुल से बाहर निकाला गया। 10 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे लोगों में एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू रिलेशनशिप प्रॉब्लम। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे ड्रग एडिक्शन सेंटर खुले हैं। इनफैक्ट ये जो हमारा ड्रग एडिक्शन सेंटर है ये इस टाइम बड़ा कामयाब माना जा रहा है और बहुत सारे एडिक्ट्स आ रहे हैं। ये ज़रूरत है हर एक जगह इस टाइम कोई ना कोई ड्रग एडिक्शन सेंटर खोलने की। बारामूला के इस यूथ क्लब में नौजवानों के लिए कई वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, नौकरी के काबिल बनाया जा रहा है। Service plate, right? Yes, sir. So these are all called the cutleries. So always do service from left side. जो बच्चे सेना पर पत्थर गोलियां बरसाते हैं उन्हें सेना कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, फैशन डिजाइनिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी के प्रोफेशनल स्किल्स सिखाती है। सीखने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, तो इसी वजह से अगर जॉब वॉब भी मिलेगा तो इसलिए यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी सीखने के लिए आए। 3 महीने का कोर्स मैंने किया तो उससे बहुत फ़ायदा मुझे मिला हॉस्पिटैलिटी के बारे में। उसके बाद बाद में हमारा एम ये था कि हमें बोला था कि आपको प्लेसमेंट देंगे मुख्तलिफ जगहों पे। 6 महीने पहले शुरू हुए इस यूथ क्लब ने बंद से जूझ रहे बारामूला के नौजवानों को नई दिशा दिखाई है। 6 महीने में 650 से ज्यादा युवकों को ट्रेन किया गया है। हमने इंटरव्यू दिया, अगर सिलेक्शन होगी जहाँ पे जाऊँगा फर्स्ट ईयर में, जब वहाँ पे जाऊँगा तो पहले मुझे अपना एक एम बनाना है। स्टार्टिंग में जाऊँगा अगर मैं ये सोचूंगा मैं यहाँ पे गया तो पहले ही मुझे यहाँ पे एक आप सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो दिमाग में जो ख्याल मुझे नहीं रखना है। पहले मुझे वहाँ पे जाके अपना सेटल करना है कि मैं कैसे यहाँ पे रहूँ, जो काम मुझे दिया जाएगा वो मुझे अच्छे से करना है। ये हमारी सेना का वो चेहरा है जिससे कश्मीर के लोग अनजान हैं। दुश्मन सेना नहीं, वो अलगाववादी हैं जो उनके बच्चों को हिंसा की आग में धकेलते हैं। वो पाकिस्तान परस्त आतंकी हैं जो खून खराबा करते हैं। इस सच को कश्मीर की जनता को जानना जरूरी है। नौकरियों की कमी, हर दिन बंद, आखिर कश्मीर का नौजवान जाएगा कहां? इसीलिए वक्त की जरूरत है ऐसी जगह, चाहे वो रिक्रिएशनल सेंटर हो या फिर ऐसी स्किल ट्रेनिंग जहां आगे जाकर नौकरी मिल सके। उम्मीद है सरकार सुन रही है कश्मीर के नौजवानों की आवाज। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ बारामूला में पद्मजा जोशी, आज तक। उरी हमले के बाद भारत में बेहद गुस्सा है। पाकिस्तान से हर तरह का रिश्ता खत्म करने की बातें हो रही हैं। इसके बीच सबसे बड़ी तलवार उन बड़ी भारतीय फिल्मों पर लटक गई है जिनमें पाकिस्तानी कलाकार काम कर रहे हैं। पहले पाक कलाकारों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम और अब फिल्मकार करण जौहर को चेतावनी। एमएनएस ने साफ साफ कह दिया है कि अगर करण जौहर की फिल्म में कोई पाकिस्तानी कलाकार दिखा तो उनकी पार्टी उन्हें अपने स्टाइल में जवाब देगी। आपको बता दें कि एमएनएस ने सभी पाकिस्तानी कलाकारों को रविवार दोपहर तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम जारी किया था, जिसका करण जौहर ने विरोध किया। करण जौहर ने अपने बयान में कहा कि मैं देश में लोगों के गुस्से और नाराजगी को समझता हूं, लेकिन पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करना आतंकवाद का हल नहीं है। इधर एमएनएस नेताओं की माने तो उनकी तरफ से दिए अल्टीमेटम खत्म होने के बाद सभी पाकिस्तानी कलाकार मुंबई छोड़ चुके हैं। एमएनएस नेता अमीर खोपकर का कहना है कि अगर फिर भी हमें कोई पाकिस्तानी कलाकार दिख गया तो हम उसे बाहर निकाल फेंकेंगे। पाकिस्तानी आर्टिस्ट के जो शोज की शूटिंग है वो बंद है और पाकिस्तानी आर्टिस्ट मुंबई में नहीं है। आप इसकी खबर निकाल सकते हैं। और अगर कोई छुपा के बैठा होगा यहाँ पे और हमें पता चला तो हम हमारी इससे आंदोलन करके उनको बाहर जरूर फेंक देंगे। ये पहला मौका नहीं है जब एमएनएस ने पाक कलाकारों के खिलाफ आवाज बुलंद की है, लेकिन इस बार उनके निशाने पर बॉलीवुड के वो लोग भी हैं जो उनके समर्थन में हैं। दिल्ली से सौरभ वक्तानिया के साथ हिमांशु मिश्रा, कोझिकोड, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।